हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्राचीन इतिहास के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। दोस्तों, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में रहेंगे। जैसे कि वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? गुप्त काल, हलिवाकरा क्या था? किस हड़प्पा शहर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर हैं? या फिर किस वेद में जादुई मंत्रों का उल्लेख करते हैं? तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रश्न रहेंगे इसमें जो बहुत ही सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का शासनकाल मथुरा कला विद्यालय के लिए स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का सी, कुषाण। आंसर सी हो जाएगा आपको उत्तर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, उत्तरी भारत के निम्नलिखित दो राजवंशों में से किसका राष्ट्रकूटों के साथ टकराव हुआ था? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिहार और पाल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, वर्धमान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 4 रहेगा दोस्तों, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों, यदि प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट अगर आता हो तो कमेंट में डालिए। दोस्तों, हर्षवर्धन का दूसरा नाम था शिलादित्य। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, प्रसिद्ध शहर मथुरा किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों, मथुरा जो थी, जिस जनपद का नाम है इसमें 4 दिया हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूरसेन। जो प्राचीन जो महाजनपद की राजधानी थी, सूरसेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, मौर्य काल में मुद्राध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित थे। यानी कि आपको बताना है कि मुद्राध्यक्ष के कर्तव्य क्या क्या थे। तो प्रश्न संख्या जो मुद्राध्यक्ष जो थे उनका काम था पासपोर्ट वाला संबंधित काम था। तो दोस्तों, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है, संगम युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समाज में शासक वर्ग था? तो दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कि संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन समाज में शासक वर्ग था? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा अरासर। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, क्षितिपथ शतपति 100 राजाओं के स्वामी, यानी कि जिनको 100 राजाओं का स्वामी कहा जाता था, की उपाधि किसने धारण की? यानी कि कौन से इसमें से सम्राट थे जिनको ये उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त को कहा जाता था 100 राजाओं का स्वामी, यानी क्षितिप शतपति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। प्रश्न संख्या 9 है। इसमें जाने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियो पहुंच जाए और उनका भी ज्ञान वर्धक हो। तो चलिए 9 है प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न हैं? यानी इन 4 ऑप्शन में से या तो कौन थे या फिर कौन से थे? तो दोस्तों, अमर सिन्हा ये करेक्ट है, हरी सेना भी थे, कह पनाका भी थे। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का डी, उपरोक्त सभी, यानी ये सभी उनके नवरत्न थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 रहेगा, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ 16 महाजनपदों के बारे में बताता है? तो दोस्तों, यानी कि बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ जो 16 यानी कौन सा ग्रंथ उसका नाम बताना है आपको। प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इस वाले में इस ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। प्रश्न संख्या 11 है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी कश्मीर में आयोजित की गई थी।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था? यानी कि युग कौन सा है, मौर्य काल है, और उसमें सबसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र कौन सा था? तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। ये सबसे प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था मौर्य काल में। प्रश्न संख्या 13 है, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किस जैन तीर्थंकर को महिला माना जाता है? तो दोस्तों आपको इसमें कौन सा वे जो संप्रदाय थे उनका माना जाता है, किस इसका सन था? तो अगर देखा जाए कि जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय तो कब थे ये? तो इसमें 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 19वीं सदी में जो जैन तीर्थंकर थे उनको महिला माना जाता था। 14 है, गुप्त काल में हलीवाकर क्या था? दोस्तों हली यहाँ पर जो शब्द बना है इसका होता है हल प्लस कर, यानी इस शब्द से बना है वाकरा। तो देखो एक प्रकार का ये कर था, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हल यानी कि जो किसान हल चलाते थे उनको कर देना पड़ता था गुप्त काल में, तो उनको वाकर कहते थे, यानी वाकरा भी लिखा है कहीं कहीं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला प्रमाण है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों इसमें से अशोक के स्तंभ पर यह उद्घृत है, यानी कि अशोक के स्तंभ पर यह चिन्हित है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, लोथल निम्नलिखित में से किस सभ्यता का उत्खनन स्थल है? यानी कि लोथल किस सभ्यता का उत्खनन स्थल है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो था वह उत्खनन स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन कानूनी ग्रंथों के लेखक नहीं था? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शनों में से ये सभी जो हैं कानूनी लेखक थे ग्रंथों के, लेकिन जो नारद हैं वो कानूनी लेखक नहीं थे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नारद। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों की परंपरा में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों इनमें से जैन तीर्थंकर के नाम दिए हुए हैं और अंतिम आपको बताना है कि कौन थे, उनका नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर। जो महावीर जो थे अंतिम तीर्थंकर थे जैन तीर्थंकरों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 18 का सी करेक्ट आंसर। 19 निम्नलिखित में से किसी भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये जो भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुम्हार का चाक एक प्रमुख तकनीकी नवाचार पेश किया गया था? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही है और प्रमुख तकनीकी नवाचार पेश किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ स्थान है उसमें कुम्हार के चाक एक प्रमुख तकनीकी नवाचार पेश किया गया था इस रूप में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। प्रश्न संख्या 21 है, सबसे प्रारंभिक भारतीय सिक्के किस काल के थे? तो दोस्तों सबसे प्रारंभिक जो सिक्के थे वे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था? इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो कि स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन के साथ भी है। तो आगे देखते हैं कि ये पहला वाला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था कि अशोक के कमजोर उत्तराधिकारी जो साम्राज्य को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके थे। तो ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा इसका कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग है?
यानी वेदों के अंग है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुक्त, जो एक वेदांग है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पुरातत्वविदों ने गढ़ और निचले शहर में से अलग एक मध्य शहर की खोज की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, जिसको धौलावीरा भी कहते हैं, धौलावीरा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धौलावीरा को एक अलग मध्य शहर खोज की गई थी। 25 है, किस हड़प्पा शहर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा शहर में घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों पर हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, लोथल। लोथल के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों पर थे, यानी एकदम आगे थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा काल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? दोस्तों इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का काल का बताना है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आद्य ऐतिहासिक काल जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मुख्य रूप से सिंधु लोगों द्वारा मुहरों के निर्माण में उपयोग की जाती थी? यानी जब मुहर का निर्माण होता था दोस्तों, तो उसमें ये जो सामग्री थी, कौन सी सामग्री उपयोग होती थी? तो दोस्तों स्टीटाइट जो सामग्री थी वह उपयोग होती थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, स्टीटाइट। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने लिखा है कि इंद्र पर सिंधु सभ्यता के पतन का आरोप लगाया जाता है? यानी कि एक पुरातत्ववेत्ता ने अपने बुक में लिखा था कि सिंधु घाटी के पतन का आरोप इंद्र पर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर M.E.M. व्हीलर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। करेक्ट आंसर बी। कमल और बैल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमल और जो बैल हैं वह प्रतिनिधित्व करते हैं बुद्ध के जन्म का। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए, बुद्ध का जन्म। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से मत्स्य राज्य का संस्थापक कौन था? मत्स्य राज्य का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं दोस्तों, अक्सर आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट, जो मत्स्य राज्य के संस्थापक थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? यानी किसके शासनकाल में हुआ, किसने किया? दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका रुद्रदामन प्रथम ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें कूट प्रश्न है। ये अक्सर प्रश्न आ जाते हैं जिसमें बच्चे गलत कर देते हैं। दिया है हुस्न त्वांग के अनुसार हर्ष का राजस्व निम्नलिखित में से किसमें विभाजित था? तो दोस्तों हर्ष का जो राजस्व था कितने भागों में विभाजित था? तो पहला है ऑप्शन राजा के लिए व्यय, विद्वानों के लिए व्यय दूसरा है, तीसरा है अधिकारियों और लोक सेवकों की बंदोबस्ती के लिए व्यय, और चौथा है धार्मिक उद्देश्यों का व्यय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये चारों ऑप्शन जो थे ये सही हैं, चारों ऑप्शन, क्योंकि उनके हर्ष के राजस्व का ये जो खजाना था यानी राजस्व का जो खर्च था इन चारों ही चीजों पर वह मद के रूप में खर्च किए जाते थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पारसिकों के साथ युद्ध किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यशोवर्मन। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 है, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने वीरदेव को नालंदा मठ का प्रमुख नियुक्त किया था? यानी आपको शासक का नाम बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, देवपाल। देवपाल
जो शासक थे पालों के, उन्होंने वीरदेव को नालंदा मठ का प्रमुख नियुक्त किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किसने चौथी शताब्दी ईस्वी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपना शासन स्थापित किया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा कदम्ब ने, जो अपने अपने शासन को स्थापित किया था कर्नाटक और कोंकण में। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से किस जैन नेता और लेखक ने योग साहित्य में एक नए युग का उद्घाटन किया? तो दोस्तों 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिभद्र ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है, प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान बल्ख से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको कूट में चुनना है कि नीचे दिए गए कूटों को विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसमें से जो प्रारंभिक मध्यकाल में बल्क से जो निम्नलिखित में आयात की जाती थी, तो इन तीनों ऑप्शन में से जो आयात की जाती थी वो है तीनों ही, घोड़े, केसर और हिंग, तीनों ही आयात की जाती थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 है, पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वर को निम्नलिखित में से किस राजा ने पराजित किया था? तो दोस्तों पराजित करने वाला जो राजा था, युद्ध जीतने वाला, वह था राजेंद्र द्वितीय, जिसने चालुक्य राजा सोमेश्वर को पराजित किया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का अंत निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ? तो दोस्तों सीधे सीधे इसमें शताब्दी पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? तो 13वीं शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा चेरो का प्रमुख बंदरगाह था? यानी कि जो चेरो शासक थे उनका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो 40 का हो जाएगा मुजिरिश, जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुजरिश जो था वह चेरो का प्रमुख बंदरगाह था। 41 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासन से जुड़ा है? यानी कि ईस्वी सन आपको बताना है कि हर्षवर्धन का कार्यकाल या फिर उससे दौरान जो शासन काल था कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 606 से लेकर के 647 तक, यानी ईसा पूर्व ईस्वी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, प्रारंभिक मध्यकाल में गणिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जाता था? तो दोस्तों गणिता का अर्थ होता था वेश्याएं, जो कि सामाजिक रूप से अप्राकृतिक जो लोग थे उनको खुश करने में लगी थी, और उनका यह प्रमुख कार्य था उस वक्त, ताकि इससे कदाचार बचा रहे अन्य लोगों में। तो ये जो अर्थ होता है उस समय इनको गणिकाएं बोला जाता था, यानी कि वेश्याओं को। तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने रेत में दबे श्री त्रिकुटक मंदिर को जीर्णोद्धार कार्य का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी देवपाल। देवपाल ने मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का नेतृत्व किया था, और वो मंदिर का क्या नाम था दोस्तों? तो श्री त्रिकुटक मंदिर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 है, उमय्यद खलीफा के अरब घुसपैठियों ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा के शासनकाल के दौरान दक्षिणी गुजरात पर आक्रमण कर दिया था? तो दोस्तों जिसने दक्षिणी गुजरात पर आक्रमण किया था वह थे विक्रमादित्य द्वितीय। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 है, चोल साम्राज्य जिसे राज्यम या राष्ट्रम के नाम से जाना जाता था कितने मंडलम में विभाजित था? दोस्तों उसकी संख्या दी हुई है, आपको इसमें बताना है कि कितने मंडलम में विभाजित था। तो 8 मंडलम था, 8 मंडलम में विभाजित था। तो दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 है, संगम काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि संगम काल के दौरान व्यापारियों से पारगमन शुल्क वसूला जाता था, जो अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, यानी टैक्स। युद्ध की लूट, दूसरा है युद्ध की लूट के साथ अधीनस्थ सरदारों से मिलने वाला
कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे। इसमें कूट दिए हुए हैं दोस्तों, उसमें से आपको चुनना है ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही कूट सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो दोस्तों इसमें से बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय नहीं है वो है दिगंबर। तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दिगंबर है वो बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है, वो जैन धर्म में है। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों चोल साम्राज्य का संस्थापक का जो नाम था वो था विजयालय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयालय। 49वां प्रश्न है दोस्तों, किस वेद में जादुई मंत्रों का उल्लेख है। दोस्तों वेद का नाम आपको बताना है कि किस वेद में जादुई मंत्रों का उल्लेख किया गया है और उसके तांत्रिक रूप से उसका निदान भी बताया गया है। तो दोस्तों उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। दोस्तों अंतिम और 50वां प्रश्न रहेगा, उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि वीडियो आपको आती रहे। दोस्तों करेंट अफेयर की जो वीडियो है वो डेली 6 बजे सुबह में आती है, वीडियो अपलोड होती है, और ये सभी वीडियो शाम को 6 बजे। तो दोस्तों 50वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की थी। तो दोस्तों सीधे सीधे इसमें आपको खोजकर्ता के नाम बताने हैं और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज की थी। तो उस पुरातत्ववेत्ता का नाम है दयाराम साहनी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।